गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। हम आज शुरू करते हैं अपना यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 37 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। जो भी आपका स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको कोर्सेरा यूपीएससी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए कोर्सेरा यूपीएससी, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का कट ऑफ हम भी रख रहे हैं। आज का कट ऑफ है हमेशा की तरह से कट ऑफ 10 है। आप कोशिश कीजिएगा 10 से अधिक सही करने का। चलिए, लोकेशन बेस्ड पहला क्वेश्चन है। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंजर पर्वत कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कथन ए दिया है इराक और ईरान। कथन दो दिया है इराक और सीरिया। कथन सी दिया है इराक और जॉर्डन। कथन डी दिया है सीरिया और टर्की। तो बताइए सिंजर पर्वत कहाँ स्थित है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिए। वो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इसमें तो थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं होता। अगर आपको पता है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये स्थित है इराक और सीरिया के बीच में। जिन लोगों ने अगर पता हो तो आप सही कर लेंगे, नहीं पता हो तो फिर गलत होगा, क्योंकि अभी देखिए इराक भी न्यूज़ में है, सीरिया भी न्यूज़ में है, दोनों न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए इराक यहाँ पे है, सीरिया यहाँ पे, सिंजर पर्वत यहाँ पे है, और ये दोनों के बीच में है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है। और इस इराक तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। इराक और ईरान दोनों हमेशा कंट्रोवर्सी में किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहते ही हैं। दूसरा चीज़ यहाँ याद रखिए, ये पहले आईएसआई के अंडर में था, कंट्रोल में था। जो सिंजर माउंट सिंजर था ये पहले आईएसआई के कंट्रोल में था, लेकिन अब आईएसआई यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता। माउंट सिंजर को बस वैसे ही लोकेशन के लिए हमने डाल दिया था, तो इतने के लिए बस याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वित्तीय कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित नहीं करती है, आपको ये बताना है। कथन ये दिया है हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी। दो दिया है वेंचर कैपिटल फंड कैपिटल कंपनी। तीन दिया है बीमा कंपनी। चार दिया है चिट फंड। तो बताइए इनमें से किसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें डाल दिए हैं ताकि रिवीजन आपका हो जाए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जिन लोगों ने पहले बीमा को देख के कट किया, तो बीमा को रेगुलेट तो नहीं करता है आरबीआई। तो जैसे ही आप करेंगे तो ए तो गायब, हमें करना था कब किसको रेगुलेट नहीं करता है। दूसरा हम देखें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसको भी रेगुलेट नहीं करता है, तो हम इसी में बी भी कट हो गया। वेंचर कैपिटल फंड, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं करता है, तो हमें क्या मिल जाता है डी इसमें सही आंसर है। किसी को भी रेगुलेट नहीं करता है इनमें से। चिट फंड को भी रेगुलेट नहीं करता है। अब इसको आपको समझने की जरूरत है, आरबीआई क्यों नहीं रेगुलेट करता है। बताइए इनको पहले से कोई ना कोई संस्था ऐसी है जो रेगुलेट कर रही है, इसीलिए आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता है, कुछ शर्तों के साथ छूट दे देता है। जैसे कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं, स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, या फिर वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां हैं, निधि कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां हैं, इन सबको आरबीआई कुछ शर्तों के साथ छूट दे देता है। तो अब हम समझ लेते हैं किसको कौन रेगुलेट करता है, ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी ऐसे मैच करने के लिए देता है तो गलत ना हो। पहला दिया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा देखिए मर्चेंट बैंकर और वेंचर कैपिटल कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी रेगुलेट करती है इन सबको। क्यों? क्योंकि इन सबका किसी न किसी माध्यम से किसी संबंध से, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज से संबंध इनका है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, तो इसीलिए इनको सेबी रेगुलेट करती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। अब देखिए बीमा कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है, तो इसको इरिडा करता है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है बीमा कंपनियों को रेगुलेट। ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोनों चीज़ों को, हाउसिंग वाला और इनको इंश्योरेंस, इन दोनों को कर लेंगे। अब देखिए चिट फंड को लेकर के थोड़ा सा इशू होता है। शारदा चिट फंड का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ा स्कैम था। तो इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको नियंत्रित किया जाता है निधि कंपनियों को। कौन रेगुलेट करता है? भारत के कॉर्पोरेट मंत्रालय के जो कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह टकराव विक्षेपण आकलन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है यह नासा और स्पेस एक्स के बीच एक संयुक्त अनुसंधान मिशन है। दो दिया है इसका उद्देश्य एक अंतरिक्ष यान को किसी क्षुद्र ग्रह की तरह से टकरा कर उसके मार्ग को परिवर्तित करने का व्यवहार्यता का अध्ययन करना है। तो बताइए किसका संबंध, किससे संबंध है इसका? AIDA का। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये स्पेस एक्स के साथ नहीं है, तो एक गलत हो गया। इसमें जिन लोगों ने लगाया था बी उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये किसका किसका है? नासा का है और यूरोपियन एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, दोनों का संयुक्त मिशन है। आप हमेशा देखिएगा यूरोपियन एजेंसी जो खास करके काम करती है, तो स्पेस डेबरी को लेकर के भी यही काम करती है यूरोपियन एजेंसी, तो इसके लिए भी यही कर रही है। तो यहाँ पे
दो ग्रह हैं जो मतलब उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, उनको लेकर के अध्ययन किया जा रहा है। इस परियोजना में क्या किया जाता है, मंगल ग्रह के बीच दो डिडमोस, डिडमोस ए या डिडमोस बी, यहाँ पे देखिए ये स्पेस क्राफ्ट है और इसे टकरा करके इसके मार्ग में परिवर्तित करने के लिए अभ्यास किया जाएगा कि कैसे हम परिवर्तित कर पाएंगे। तो इसका ओरिजिनल पाथ है, यहाँ पे देखिए इसका ओरिजिनल पाथ तो कुछ इस तरह से है, लेकिन इसको परिवर्तित करने के लिए कुछ इस तरीके से किया जाएगा ताकि न्यू ऑर्बिट दिलाया जा सके इसको। मान लीजिए क्यों ऐसे प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो कभी पृथ्वी के कक्षा के आसपास कोई अन्य ऐसे क्षुद्र ग्रह आता है तो उसको ऐसे उसका मार्ग को परिवर्तित किया जा सके इसी टेक्निक के माध्यम से, इसीलिए प्रैक्टिकली इसका एक बार चेक करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित राजस्व तटस्थ पद रेवेन्यू न्यूट्रल रेट किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में सेंटेंस रहा है, यूपीएससी से पूछे जाने की प्रायिकता ज़्यादा है, तो इसको ट्रिपल एम में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ए दिया हुआ है वस्तु और सेवा कर से, बी दिया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से एफडीआई से, सी दिया है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से, और डी दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए आप इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एफडीआई में आप कहीं भी इसको नहीं पढ़े होंगे, न्यूट्रल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, और एफपीआई में भी नहीं पढ़े होंगे। बचा आपका पीएससी और वस्तु एवं सेवा कर, इन्हीं दोनों में अब 50-50 का गेम है, अब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने इसमें वस्तु जीएसटी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, अगर मान लीजिए कि जीएसटी से पहले राज्यों को 50 रुपये मिलता था, तो अब क्या होगा कि जब जीएसटी आ गया तो बहुत सारे जो कैस्केडिंग इफेक्ट थे और जो क्रेडिट तंत्र था उनमें बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारे का जो टैक्स रेट था वो कम हुआ। तो ऐसे में राज्यों को जो प्राप्त होता रेवेन्यू उसमें कमी आ जाती। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आप प्रधानमंत्री हम आपको जितनी भी कमियां होंगी उसको हम आपूर्ति करेंगे, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। मतलब जो भी आपका राजस्व था उतना हम पे करेंगे, उतनी ही सामान की धनराशि हम पेमेंट करेंगे। कब तक, तो अगले 5 सालों तक पेमेंट करने के लिए बात हुई थी। तो इसलिए अभी ये जो कोरोना को जैसे रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम मिली थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाल लेती इसको कि हम बाद में देंगे, या फिर नहीं मिला तो नहीं अभी दे पाएंगे। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा था इसलिए न्यूज़ में। आप इसी को बस समझ लीजिए कि क्या चीज़ था। तो ये समायोजित दर राजस्व जो भी होता है उनका घाटा, तो उसको समायोजित करती है अपने पास से पे करके। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या अन्य कारकों की अनुमति के कारण, मतलब राज्य जो भी चीज़ें था, जैसे कि अब जीएसटी फाइल करते हैं तो आपको क्या होगा कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा, कुछ आपके पास भेज दिया जाएगा, तो इससे भी तो लॉस हो रहा है। और कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, 2 बार टैक्स वसूल लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाता था। तो इन सभी कारकों को जैसे जीएसटी कम रिसीव होता था, अब गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ला दिया गया ताकि आप संतुष्ट रहिए, आपके रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आएगी। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आप न्यूट्रल रहिए कि आपके रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं आएगी, जितना था उतना ही स्थिर बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत शहरी वन भूमि अधिकार आदिवासियों को प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था। शहरी वन भूमि अधिकार आदिवासियों को किसने सबसे पहले प्रदान किया था, तो बताइए। ए दिया मध्य प्रदेश, बी दिया उड़ीसा, सी दिया छत्तीसगढ़, डी दिया झारखंड। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ लगाया उनका बिल्कुल सही है, तो छत्तीसगढ़ ने दिया था। तो अभी इसको एक चीज़ समझिए कि हमारे वहाँ जब भी हम पढ़ते हैं तो आदिवासियों की खराब स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के जो वन फॉरेस्ट राइट ले गए थे, फॉरेस्ट एक्ट है, तो उसके वजह से जो भी आदिवासी थे उनके वनों को छीन लिया गया था, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, तो इससे उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी, वो मजदूर बन गए थे। लेकिन आज़ादी के इतने समय बाद उनको अधिकार फिर पुनः उनके वनों पर अधिकार दिया गया, इतनी देर के बाद, कितनी पीढ़ियाँ इसमें नष्ट हो गई होंगी। तो इसकी वजह से अब मतलब बाद में दिया गया लेकिन मिल गया उनको। तो पहले सबसे पहले किसने दिया, छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 2006 के अधिनियम के तहत शहरी वन भूमि का अधिकार सौंपा था। इसी का अधिकार भारत सरकार ने भी सौंपा था उनको, अन्य जो भी जनजाति रहते थे वनों में, तो उनको दे दिया गया था कि वो लोग रहेंगे। अब जब इसके क्राइटेरिया को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा जटिल क्राइटेरिया, आसानी से कोई फॉलो नहीं कर पाएगा कि वो जनजाति जाके बन जाए और जन वनों में रहना अधिकार जमाना शुरू कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा इसके लिए क्राइटेरिया है। वो पहले से वनों में रहे, वो पढ़ लीजिएगा आप जाके एक बार बुक करके, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है चीज़ें। दूसरा देखिए, तो जगदलपुर जो जगदलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, इसने देश में पहला ऐसा कॉरपोरेशन बनाया जिसने आदिवासियों को उनके जो भूमि था परंपरागत वन निवास उनको अधिकार दे दिया था, प्रदान किया था, भूमि का अधिकार प्रदान किया था। तो ये चीज़ें बस जरूरत नहीं था, बस इतना याद रखिए छत्तीसगढ़ ने पहले दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कायाकुपु बंदरगाह, क्यू बंदरगाह, क्यू पोर्ट है। दूसरा है ग्वादर पोर्ट बंदरगाह। तीसरा दिया है सांगवांग पोर्ट,
समबांग पोर्ट। तो बताइए इसको उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम देखें तो ग्वादर है, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है, और विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर कौन सा है? तो यहाँ पे क्यों बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? अभी हम इसको देखेंगे। दूसरा देखिए समबांग, ये कहाँ पे है? तो ये मलेशिया में है। मलेशिया है या इंडोनेशिया है? तो इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया में है। कौन सा बंदरगाह? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट है, समबांग पोर्ट। तो यहाँ पे स्थापित किया है। और कौन स्थापित किया? मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया स्थापित करा। जस्ट दोनों ऊपर नीचे ही हैं, तो ऊपर मलेशिया नीचे इंडोनेशिया, तो यहाँ पे स्थापित किया है। और क्यों पोर्ट कहाँ पे है? तो ये रखाइन प्रांत है। तो बताइए रखाइन प्रांत कहाँ पे है? तो रखाइन प्रांत अभी न्यूज में था, ये म्यांमार का एक प्रांत है और उसके पश्चिम में स्थित किया गया है क्यों पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट तो जानते ही हैं, ये पाकिस्तान में है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में है और ये विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन से साहित्य कृति की रचना की गई थी? कथन ए दिया है जाति प्रथा का विनाश, बी दिया हुआ। दूसरा कथन दिया हुआ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, 3 दिया है मेरे सपनों का भारत, 4 दिया बहिष्कृत भारत। तो बताइए इनमें से किसकी रचना बी आर अम्बेडकर ने की थी? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों को पता होगा ये चीज़ मेरे सपनों का भारत ये गांधी जी का है, तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, आपका BCD कट जाएगा, ए आंसर निकल जाएगा। बाकी सबकी रचना अम्बेडकर ने की थी, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी ने की थी इसकी रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित रेड लाइन अभियान किससे संबंधित है? रेड लाइन कैंपेन किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ए दिया हुआ है वाणिज्यिक सरोगेसी से, बी दिया है वामपंथी अतिवाद से, सी दिया है जलवायु परिवर्तन से, डी दिया है एंटीबायोटिक से। तो बताइए रेड लाइन कैंपेन किससे संबंधित है? ये थोड़ा पुराना हो गया, फिर भी हमें पता होना चाहिए। ये एंटीबायोटिक से संबंधित है। देखिए एंटीबायोटिक्स इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और जो भी मेडिसिन लेंगे वो एंटीबायोटिक, तो ऐसे लाइन लगा रहेगा उसके ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एंटीबायोटिक्स क्यों लिया जा रहा है? तो हमारे वहाँ MDR TB XDR TB क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं अपने अंदर, और इसके वजह से दवा काम नहीं कर रही, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं अपना स्थिति बदलते चला जा रहा है। तो XDR सबसे लास्ट हो जा रहा है, तो उसके बाद तो फिर खतरनाक स्थिति आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC का उद्देश्य है? कथन ये दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, 2 दिया है बिक्री योग्य वस्तुएं प्रदान करना, 3 दिया है लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सुदृढ़ ग्रामीण समुदायों भावना का निर्माण करना, सामुदायिक भावना का निर्माण करना। तीसरा दिया है प्रत्येक ग्राम में एक प्रमुख खादी उद्योग की स्थापना करना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है KVIC के संबंध में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसको बारीक चीज़ समझा है कि प्रत्येक गांव में एक प्रमुख खाद्य उद्योग स्थापित करना, उसके हिसाब से कट कर दिया तो बिल्कुल सही किया है। ऐसे में हमें A, B और D कट जाता है, सी आंसर सही निकल जाता है। आप यहाँ पे उद्देश्य इसके देख सकते हैं। तो इसके मुख्य प्रमुख 3 उद्देश्य हैं, और 3 उद्देश्य क्या हैं? देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी KVIC की। किसके अंतर्गत हुई थी? ये एक स्टेचुरी बॉडी है। आपसे स्टेटस UPSC पूछता है कि ये KVIC क्या है, वैधानिक निकाय है या फिर संवैधानिक निकाय है या फिर एक नॉर्मल बॉडी है, जैसे कि ये कौन सा है? नीति आयोग। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ये वैधानिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और ये किसने किसका स्थान लिया था? तो पूर्व में जो था अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड था, उसकी स्थापना किसने लिया था? KVIC ने ले लिया था। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सामाजिक उद्देश्य, दूसरा आर्थिक और तीसरा व्यापक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या है? ग्रामीण रोजगार में क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में। आर्थिक उद्देश्य क्या है? बिक्री योग्य वस्तुएं प्रदान करना। लेकिन तीसरा क्या है? तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मोदी इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अभी मोदी जी आत्मनिर्भर अभियान चला रखा है। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना, और गांधी जी के विचारों पे ध्यान रख के इसकी निर्माण किया गया था। गांधी जी के मेरे सपनों के भारत में यही कॉन्सेप्ट लगाए थे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे वो अपनी आवश्यक वस्तुओं का स्वयं निर्माण कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ए दिया हुआ नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 2 दिया हुआ है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, 3 दिया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और 4 दिया है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए किसका हिस्सा, कौन सा इसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इस एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को केरल में वेस्ट केरल के रीजन में मान लिया है, तो बिल्कुल सही काम किया है। जैसे ही आप इसको कट करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा ए। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को छोड़ के बाकी सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं, लेकिन एराविकुलम
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 2012 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया था। और इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो इसमें शामिल है अरवल्लम और मुदुमलाई, मुखुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली इसके भाग हैं। वायनाड, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य ये सभी इसके भाग हैं। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये केरल में स्थित है और इसको इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है, तो वहाँ पे है। और इसको, ये केरल का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। उदाहरण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी दिशा निर्देशों के तहत बैंकों को निम्नलिखित में से किन के लिए ऋण देने का एक विशिष्ट हिस्सा अलग से रखना होता है। तो बताइए PSL के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं। 1 दिया है कृषि, 2 दिया है शिक्षा, 3 दिया है स्टार्टअप, 4 दिया आवास और 5 दिया नवीकरणीय ऊर्जा। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया कि अभी थोड़ा सा बजट में इसके लिए संबंध में डिस्कस किया गया था, तो इसीलिए ये बनाया गया था। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इन सभी सेक्टर को PSL लैंडिंग के अंतर्गत रखा गया है। PSL लैंडिंग क्या करता है कि जो भी बैंक जितने भी अपने जो क्रेडिट देंगे उनको अपने 40% इन सेक्टर में देना पड़ता है। और इसमें कुल 8 सेक्टर को श्रेणियों को दिया गया, रखा गया है। पहला है कृषि, दूसरा दिया है सूक्ष्म और दूसरा लघु एवं मध्यम MSME रखा गया है। तो हमारे वहाँ पता होगा आपको कि MSME के अंतर्गत सारे उद्योग अपने आप को दर्ज कराने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत आ जाते हैं और सस्ते ऋण मिल जाते हैं। निर्यात ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, सामाजिक और संरचना ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हैं इसमें। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि क्यों PSL का प्रोविज़न किया गया। PSL का प्रोविज़न क्यों किया गया, आप खुद सोचिए। देखिए बैंक हमेशा प्रॉफिट के लिए ऋण देते हैं, ना कि मतलब सामाजिक सेवा के लिए थोड़ी देते हैं, वो प्रॉफिट के लिए देते थे। इन सेक्टरों में कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों, क्योंकि कृषि में ऋण दे के फंसेगा थोड़ी कोई। MSME में भी जल्दी कोई ऋण देना नहीं चाहता इनको। तो इसीलिए ये प्रोविज़न कर दिया गया कि 40% अपने कुल ऋण का आप इन सेक्टर को दीजिए। ये सुनिश्चित होने से इनको आसानी से वित्तीय सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं और ये अपने व्यवसाय को आगे चला पाते हैं। जैसे कि किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मिल जाता है और इन सबको भी विशेष ऋण मिल जाता है। एक्सपोर्ट के लिए भी, निर्यात के लिए ऋण भी मिल जाता है। शिक्षा के लिए आप एजुकेशन लोन का नाम सुने होंगे। आवास के लिए PM आवास योजना के अंतर्गत ऋण मिल जाता है। सामाजिक और संरचना जैसे कि मतलब ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसके थ्रू फंड हो जाता है थोड़ा सा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी आप लोग जब जाएंगे, सोलर पैनल अगर लेना हो तो आप यहाँ से फंड करवा सकते हैं इसके द्वारा। EMI का प्रोविज़न हो जाता है या फिर डायरेक्ट ऋण भी ले सकते हैं अपने वहाँ इंस्टॉल करवाने के लिए सोलर पैनल। तो ये सारी समस्या थी, इसीलिए इसका प्रोविज़न किया गया था, क्योंकि जल्दी फंड नहीं मिलता था। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत विश्व का पहला क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन भारत विश्व पहल क्राइस्टचर्च टू कॉल टू एक्शन सॉरी मैंने पहले यहाँ पढ़ दिया था। क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन में सम्मिलित हुआ है, जो अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किस समस्या का निस्तारण करता है। 1 दिया है ऑनलाइन आतंकवाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करना। B दिया है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। C दिया है जहाज़ों को सुरक्षित एवं पर्यावरण दृष्टि से पुनर्चक्रण करना। और D दिया है राजनीतिक आक्रामक हथियारों की कमी और सीमित करना। तो बताइए इनमें से क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन किससे संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ऑनलाइन आतंकवाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करना लगाया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए क्यों आवश्यक हो जाता है इसमें भारत को सम्मिलित होना। तो अभी आपने दिल्ली में दंगा देखा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं आवश्यक हो गया था कि भारत इसको सम्मिलित हो, इसमें शामिल हो जाए। क्यों, क्योंकि ये मतलब फेसबुक के द्वारा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से और अन्य रीजनों से कुछ बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, आतंकवादी टाइप के लोगों को बुला करके यहाँ पे दंगे करवाए गए थे। तो अभी इसके बाद भी अभी जब रेड फोर्ट पे आप पता होगा तो रेड फोर्ट में भी कुछ इसी तरीके का मामला चला था। तो भारत को कहीं ना कहीं इसको मतलब सम्मिलित होने की जरूरत पड़ गई थी। और इससे पहले न्यूजीलैंड में जो घटना हुआ था वो तो सबसे खतरनाक था। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति था वो फेसबुक पे लाइव वीडियो करके 51 लोगों को मार दिया था मस्जिद में। तो उसके बाद से तुरंत इसकी स्थापना हुई थी, क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन की स्थापना हुई थी और भारत इसमें सम्मिलित हो गया था। उम्मीद है आपको इसके महत्व को समझ में आ गया होगा। और ये क्या कहता है कि स्वतंत्र रूप से सभी को उपलब्ध कराता है इंटरनेट की सुविधा। क्यों कहता है कि ये कहता है कि कनेक्टिविटी, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास के लिए इंटरनेट आवश्यक है, लेकिन इसके लिए और भी जरूरी है कि ये सुरक्षित रहे, इसका गलत उपयोग ना हो। तो क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन ये याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है, तो साइबर जो भी ऑनलाइन आतंकवाद होते हैं, उग्रवाद होते हैं, बढ़ावा देते हैं लोग, उसके लिए था ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है। सफ़ेद बाघ व्हाइट टाइगर के लिए विश्व का पहला अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया, आपको ये बताना है। 1 दिया कर्नाटक, 2 दिया असम, 3 C दिया है मध्य प्रदेश, D दिया उत्तराखंड।
जिन लोगों ने इसमें मध्य प्रदेश लगाया बिल्कुल सही काम किया है, मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया जा रहा है ये चीज़। और रीवा में स्थापित किया अभी बड़े रीवा में सोलर पैनल भी स्थापित किया जा रहा था, इसलिए न्यूज़ में था रीवा, और रीवा इसके लिए भी न्यूज़ में था। और 2016 में मध्य प्रदेश ने के सतना जिले में विश्व की पहले सफ़ेद बाघ की सफारी उद्घाटन किया गया था। और इस क्यों ये सफ़ेद होता है तो ये भी पूछ सकता है, तो ये क्यों न्यूज़ में मतलब सफ़ेद होता है, तो फियोमेलिनिन के कारण होता है ये सफ़ेद। इसकी त्वचा दिखती है लाल पीले रंग की दिखती है इसकी वजह से, तो फियोमेलिनिन के कारण ये सफ़ेद दिखता है। चलिए अगला है, रेड सी के साथ समुद्र तट साझा करने वाले राष्ट्रों को कौन कौन से इसमें से जो रेड सी के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। एक दिया है जॉर्डन, 2 दिया है सूडान, 3 दिया है यमन और 4 दिया ओमान। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ जॉर्डन को लैंड लॉक समझ करके कट किया तो बिल्कुल सही किया है, और यमन की सीमा तो लगती है, ओमान की नहीं लगती है। तो अब जैसे ए को कट करेंगे तो ए कट जाएगा और डी कट जाएगा। अब बचा 2, कौन बचा, ओमान और यमन में से कोई एक छटिए, तो यमन की सीमा लगती है, ओमान की सीमा नहीं लगती है। तो जिन लोगों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हो बी जिन लोगों को लगाया था उनका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यमन की सीमा तो लगती है लेकिन ओमान की नहीं लगती है, जिबूती की सीमा लगती है, इरिट्रिया की सीमा लगती है, और यहाँ पे सूडान की भी सीमा लगती है। वहाँ पे क्या था, जॉर्डन था, तो जॉर्डन लैंड लॉक है। आप यहाँ पे देख लीजिए जॉर्डन लैंड लॉक सीमा है, इसकी सीमा नहीं लगती है। जॉर्डन की बहुत थोड़ी सी लगती है यहाँ पे, तो वो जॉर्डन को भी जोड़ सकते हैं, जॉर्डन है इसमें, यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन इसमें नहीं दिया गया है लेकिन जॉर्डन है, यहाँ पे सीमा उसकी लगती है, बहुत थोड़ी सी लगती है यहाँ पे जॉर्डन की सीमा। तो इसको कई लोग मानते हैं क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी नहर के द्वारा लगती है, तो इस जॉर्डन को नहीं जोड़ना है स्थल, क्योंकि लैंड लॉक है ये, जॉर्डन को मत जोड़िए। यहाँ पे सऊदी अरब है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जॉर्डन नहीं सीमा, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। बहुत थोड़ा सा मे भी शायद लगता हो, लेकिन इसके सीधे रेड सी से कनेक्ट नहीं है, वो नहर के द्वारा कनेक्टेड है, तो ये सीधा नहीं इसको जोड़ेंगे, इसके सीमा नहीं लगती है। इसमें सीमा किसकी लगती है, फारस की खाड़ी से संलग्न देश हैं ओमान, ये फारस की खाड़ी से संलग्न है। बाकी यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित ब्लू स्काई रिसर्च किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ब्लू स्काई रिसर्च कथन एक कह रहा है, ऊष्मा को संग्रहित करने वाले मेघों में कमी करने के लिए सोलर जियो इंजीनियरिंग में शोध करना। दूसरा है पॉलीमेटेलिक नोडल अभी हमने जल्दी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्कीम के बारे में देखा था, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किस संबंध में गहन समुद्री अध्ययन करना। सी है किसी एक अस्पष्ट लक्ष्य के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए ब्लू स्काई रिसर्च किससे संबंधित है। ब्लू स्काई रिसर्च है कि कोई भी उद्देश्य फिक्स नहीं होता है, बस जिज्ञासा हुई और हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। जैसे कि न्यूटन ने, उसको कोई भी पहले से प्लान नहीं किया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो वैसे इसमें भी कुछ प्रोविज़न है। तो देखिए पहला है ब्लू स्काई रिसर्च क्या है, तो इसमें कोई भी वास्तविक जो भी अनुप्रयोग होते हैं उनसे ये तुरंत स्पष्ट तो नहीं होता है इसमें क्या चीज़ किया जा रहा है रिसर्च, लेकिन जो बाद में होते हैं इसके जो लाभ होते हैं वो पहले मान लीजिए कोई रिसर्च आपका उद्देश्य फिक्स है, उसके अनुसार रिसर्च कर उससे कहीं ज़्यादा इससे बेनिफिट हो जाता है। तो उम्मीद आपको समझ होगा। ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कोई चीज़ रेड क्यों है, आप उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती हैं, तो कुछ इस तरह का रिसर्च होता है ब्लू स्काई रिसर्च। देखिए जो भी अप्रत्याशित वैज्ञानिक सफलताएं होती हैं कभी कभी इसी तरीके के रिसर्च से हो जाती हैं, जिनका कोई अंदाजा तो नहीं होता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। जैसे कि बल्ब को ले सकते हैं, बल्ब पहले से निर्धारित तो नहीं था लेकिन हो गया रिसर्च। वैसे ही अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसी को पता था लेकिन गुरुत्वाकर्षण का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान। फिर दूसरा देख लें तो अनुवांशिकी जो था, अनुवांशिक का कोई खास प्लान करके रिसर्च नहीं किया गया था, लेकिन ऐसे ही ब्लू स्काई रिसर्च के अंतर्गत रिसर्च हो गया। स्टेम सेल का भी इसी तरीके से हो गया, इनका काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, इसीलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के लिए सीरीज देखने के लिए बस धन्यवाद।